नाइस टीपी शिवम। ठीक है, ये अब आर्मस्ट्रांग नंबर हम स्टार्ट कर देते हैं इसमें लॉजिक लिखना कि भाई आर्मस्ट्रांग निकालते कैसे हैं। तो सर सबसे पहले हमें बताया गया कि किसी भी नंबर को आर्मस्ट्रांग चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, पी लिया, चलो शाबाश। मैं भी पी लेता हूँ भाई, सस्ता बोतल है, 20 रुपए में कहीं भी मिल जाता है। ठीक है, तो इज आर्मस्ट्रांग अगर मुझे चेक करना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने पड़ेंगे। तो डिजिट काउंटर के लिए मैं एक फंक्शन ही बनाऊंगा। मैं देखो फंक्शन जब लॉन्च हुए थे ना सी में, तो हमको बताया गया था फंक्शन का एक स्टैंडर्ड है। फंक्शन कहता है आप वहां पे क्या करते हैं, फंक्शंस में प्रॉब्लम को, एक बड़ी बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता था, फंक्शंस में करना होता था। वो कहता है कि 10 to 40 लाइन से ज्यादा का कोड तुम मत करो एक फंक्शन में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कर लो। करने के लिए हम 2000 लाइन भी लिख सकते हैं, मना थोड़ी ना कर देगा, लेकिन वो कहता है सारे हार्ड कोड मत कर दो एक ही फंक्शन के अंदर, क्योंकि अब फंक्शन की रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। फिर अगर मुझे कोड को पढ़ना है या किसी को समझाना है या कोई दूसरा डेवलपर मेरे कोड को पढ़ने आएगा तो रीडेबल होना चाहिए कोड। सिर्फ कोड कर देना इनफ नहीं होता, रीडेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, तभी तो ये स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड किस लिए हैं सर, फंक्शन नेम एमएलगेज में होना चाहिए, क्लास प्रॉपर वर्ड होना चाहिए, कांस्टेंट कैपिटल में होना चाहिए, स्नेक केस यूज होना चाहिए। क्यों भाई, ये रीडेबिलिटी के लिए ही तो है सब कुछ, रीडेबिलिटी का ही गेम है। रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम डिजिट काउंटर के लिए एक लूप लगाना पड़ता है, इंक्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, उनका वो सारा लॉजिक इजी में लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, बट उनका मत लिखो, उसके लिए अलग से फंक्शन बना लो। तो इस कोड इस आर्मस्ट्रांग नंबर वाले फंक्शन का कोड कम होने वाला है। ठीक है, तो क्या करें, एक इंटीजर रिटर्न करने वाला फंक्शन बनेगा डिजिट काउंटर। जो रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू लास्ट में। तो हमने कहा ठीक है, क्या करें, लॉजिक क्या लिखें, इंटीजर एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लो या सीटीआर ले लो, काउंटर इनिशियल वैल्यू 0 रख ली इसकी, हम इसी को रिटर्न करवाएंगे। बट सर सीटीआर में तो 0 है, हमको तो डिजिट काउंट करके बतानी थी, तो उसके लिए तो लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो जो रिवर्स नंबर वाला लॉजिक लूप था, हम उसी लूप को यूज कर सकते हैं जहां पे हम CTR प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड इक्वल 10 करेंगे, यही तो किया था हमने वहां भी। ये लूप क्या करेगा, हमने कहा ये लूप हर बार इंक्रीज करता रहेगा वैल्यू को। कितनी बार चलेगा, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो ये 3 ही बार चलेगा, 4 डिजिट का तो 4 बार ही चलेगा। हाँ सर, फिर ये रिटर्न कर देगा डिजिट काउंट करके, लास्ट में लूप से बाहर निकलते ही ये CTR को रिटर्न करेगा, CTR ने काउंट कर ली होंगी वैल्यूज। सही है, कितने नंबर्स हैं पता है उसको। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना था डिजिट कितनी, उतनी पावर निकालनी होती है। तो इंट पावर कितनी निकालनी है ये पता करना था, वो किससे पूछ लिया हमने, डिजिट काउंटर नाम के एक फंक्शन से जिसमें n पास किया था। n में जो नंबर आया वो मैंने पहले इसे दिया, मैंने कहा ये नंबर लेके जाओ, उसकी डिजिट काउंट करके रिटर्न करो, वो स्टोर कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। बहुत बढ़िया, तो अब हमें पता चल चुका है कि पावर कितनी निकालनी। बहुत अच्छा, अब क्या करें, हमने कहा हर एक डिजिट का पावर निकाल लो उतना जितनी इस POW वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 4 है तो हर एक डिजिट का पावर 4 निकालना है। पावर निकालने के लिए आप लूप लगाए थे, 1 से लेके पावर तक चलाते थे, एक्सपोनेंट तक चलाते थे, तो उसमें क्या होता था, बेस और एक्सपोनेंट वही प्रॉपर्टी हम देखते थे। तो चलो एक फंक्शन और बनाते हैं जो पावर देगा।
पावर, जिसमें हम पास करेंगे बेस और एक्सपोनेंट। सही है। हम एक इंटीजर पावर नाम का वेरिएबल या पी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख लेते हैं, उसी को रिटर्न कराएंगे। ठीक है सर, पी को रिटर्न कर दो, एरर हट जाएगा। हाँ, बट अभी पावर कैलकुलेट तो हुई नहीं सर, करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम फॉर लूप लगाए थे, कहां से चलाए थे? 1 से एक्सपोनेंट तक। सही है सर। क्या करें? p इक्वल्स टू p इंटू गया ऐसे लिख लो। इसे तुम रिजल्ट नाम से लिए थे वेरिएबल को, याद है? मोस्टली लोगों ने रिजल्ट नाम से लिया था। अगर रिजल्ट रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए। मुझे तो कई दिन पहले समझ में आ गया था, है ना? मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी रखता ही नहीं। इसे पता क्या कहते हैं? बेवकूफ बनाना या इजी वे समझाने का। सर बेवकूफ वर्ड यूज कर रहे हो, फिर कह रहे हो इजी वे। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इजी वे ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं रिजल्ट वेरिएबल लूंगा तो तुम कनेक्ट कर पाओगे उससे, तो तुम इसी में नहीं उलझे रहोगे, इस वाले की लॉजिक में भी ध्यान दे पाओगे। तो जो काम हमने कर लिया होता है उसको हम उसी वे में याद करें जिसमें हमने पढ़ा था, तो इजी रहता है वो, और टाइम भी नहीं खराब होता ज्यादा। ठीक है, ये सारी चीजें जो तुम मुझसे करवा रहे हो, तुमने कहा सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं कर दे रहा हूँ, इस पे तुम अपना बेनिफिट बिल्कुल भी मत समझना। रियलिटी ये मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, मजाक तो मजाक करता ही रहता हूँ कभी ना कभी। हाँ, इसमें तुम्हारा बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, इसमें तुम बहुत कम सीख रहे हो। ज्यादा सीखने का तरीका वही था कि तुम कॉपी पेन लेके बैठते और खुद बना के लाते और मुझे दिखाते, कहते सर ये बनाया है, चेक करो। मैं कहता गलत है, फिर आप कहते मैं कल फिर बना के लाता हूँ, या अभी थोड़ा टाइम दो सर देखता हूँ क्या गलत है। ट्राई रन करते, फिर उसको चलाते, गलती मिलती, खुद ठीक करते, फिर आगे दिखाते, तो तुम्हें भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता कि हाँ मुझे कुछ बनाना आ गया। रियलिटी है ये, तुम डेवलपमेंट सीखने आए हो, मुझसे करवाने नहीं आए हो, है ना? इसलिए मुझसे तुम कॉन्सेप्ट समझो, मुझसे कॉन्सेप्ट समझो, क्वेरी आ रही हो क्वेरी पूछो, बट एक्चुअल कोड करना तुम स्टार्ट करो। रियलिटी यही है। अब एक्चुअल कोड करना, कॉपी पे करना, ये बहुत हेक्टिक होता है तुम्हारे लिए भी और ट्रेनर के लिए उससे ज्यादा। तो उसके लिए क्या है, एक नहीं कई सारे बैचेस हैं उसके पास, और उसके पास तो 300-400 स्टूडेंट है, तुम अकेले तो नहीं। अब 300-400 स्टूडेंट की कॉपी को चेक करना, एक एक क्वेश्चन को ऐसे एक एक लाइन करके चेक करना, तब के लिए मैं एक अलग फंक्शन बना लिया ये। ठीक है, एक एक डिजिट को पिक करने के लिए हम वही लूप लगा लें, mod 10 करके निकाल लिया करेंगे एक डिजिट। तो मैंने बोला n ग्रेटर देन 0 हो तो लूप चलाते रहना। सही है। इंटीजर एक डिजिट जो पिक करनी है वो क्या रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर आ जाएगा, और इस रिमाइंडर की वैल्यू जो आएगी उसकी इतनी पावर निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट। तो हम क्या करें, हमने कहा पावर निकालो, पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। हम यहाँ हार्ड कोड नहीं करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे रिमाइंडर को एज अ बेस और पावर को एज अ एक्सपोनेंट। पास कर दिया, ये मुझे पावर रिटर्न करेगा, पावर रिटर्न करेगा तो मैं सम के अंदर उसको ऐड करा सकता हूं।
सम कौन है जी? वेरिएबल होगा। एक्चुअल नंबर जिसमें n स्टोर करना होगा, क्योंकि n यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एट द एंड। सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर, जो भी रिटर्न करता रहेगा वो ऐड होता रहेगा। उसके बाद n को डिक्रीज भी तो करना था, डिवाइड इक्वल्स टू हो गया। अब इस लूप के बाहर आ जाते हैं, आगे चेक कर लेते हैं कंडीशन में कि अगर ये जो सम आया है वो बराबर है एक्चुअल नंबर के, तो इसकी भुजाएं स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। हिंदी तुम लोग कम जानते हो मुझे ऐसा लगता है। नॉट ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। रन करके देखें। सर अभी तो कॉल ही नहीं किया। मेन से स्टार्ट होगा, मेन में पहले आप कॉल करो इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को, यहाँ एक नंबर दोगे, ये क्या करेगा, कॉल कर देगा डिजिट काउंटर को, ये डिजिट इस नंबर की डिजिट काउंट करके लाके दे देगा, यहाँ स्टोर हो जाएगी। सम के अंदर 0 है, एक्चुअल नंबर के अंदर हमने n को प्रिजर्व कर दिया, सेव कर दिया कि भाई n हमें डिक्रीज होता दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 हो ही जाएगा एट द एंड, इसलिए मैंने इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और ये वही लॉजिक है। तो क्या रीडेबिलिटी है इस फंक्शन की? मैं देख रहा हूँ इज आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आया तो मैंने पूछा, ये सबसे पहले बोले डिजिट काउंटर नाम का एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें n पास किया है, मतलब जो नंबर था मेरा उसको एक डिजिट काउंटर की फंक्शन में भेज दिया। इसका मतलब रीडेबल है, मीनिंगफुल है, नाम ही लॉजिकल है, डिजिट काउंटर, डिजिट को काउंट करके बताता होगा, ठीक है, वो हमारी यहाँ स्टोर हो गई। मैं अभी इस लॉजिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि डेवलपर ने लिखा है तो सही लिखा होगा। आगे इधर आगे देखा सम 0 एक्चुअल नंबर में n रख दिया, ठीक है, n ग्रेटर चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, हर एक डिजिट को पास कर रहे हैं एज अ बेस, और POW मतलब जो डिजिट काउंटर था वो इधर पास कर रहे हैं, किसमें, पावर फंक्शन में। हर आइटरेशन पे हर एक डिजिट की पावर निकाली जा रही है जिसको इस वेरिएबल में रखा जाए। पूरा लूप चलने के बाद बाहर आके सम को एक्चुअल नंबर से कंपेयर किया और बोल दिया आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। यहाँ आके चलो कॉल कर लेते हैं इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो n इनपुट ले लेते हैं यूजर से। कितना नंबर लेना है? बोला है आर्मस्ट्रॉन्ग 1634, एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, 3 डिजिट में भी तो था एक 153। सर इस पे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा है क्योंकि इन सबकी पावर कैलकुलेट करोगे वो 145 नहीं होंगी। कितनी पावर, हर एक का क्यू निकालना पड़ेगा, 3 डिजिट है ना, तो लॉजिक तो सही है सर, काम कर रहा है ना कोड। क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, हर आइटरेशन पे हम फंक्शन कॉल कर नहीं पा रहे क्या? पावर में ना सेम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे फंक्शन में, एक से डिफरेंट होता है। कौन सी सेम वैल्यू? बेस एक्सपर्ट लिखा ना ऊपर फंक्शन में, और यहाँ पे नीचे रिमाइंडर और पावर देते हैं, तो वहां रिमाइंडर पावर लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? वेरिएबल का नाम तो अलग अलग हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है, ये वेरिएबल के अलग, ये फंक्शन के ये अलग वेरिएबल है, उनको अलग मेमोरी मिली, इनको अलग मेमोरी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लो POW कर दो, इसको रिमाइंडर कर दो, फिर से चलाएं। वेरिएबल का नाम ही तो सेम करते जा रहे हो तुम, फर्क क्या पड़ता है? दोनों फंक्शन अलग अलग बनते हैं, अलग अलग कॉल स्टैक बनता है, अलग अलग उनको मेमोरी एलोकेट हो रही है। इन दोनों वेरिएबल ने यहाँ स्पेस लिया, इन दोनों वेरिएबल ने यहाँ स्पेस लिया, इतना ही तो है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसकी वजह से प्रोग्राम ना चले ऐसा नहीं होता, बस मैं ये कह, कोई बात नहीं भाई, कंफ्यूज हो गए तो अब तो नहीं हो गए,
कंफ्यूज हो गए अगर कोड करने बैठोगे, जो कोड ही नहीं करेगा वो कहाँ से कंफ्यूज हो जाएगा, ये भी तो सोचो। तो जिसने किया होगा वही तो कंफ्यूज है, उसी की तो क्वेरी आएंगी। जिसने किया ही नहीं है कुछ वो तो बैठा रहेगा ऐसे।